प्लेटफॉर्म पर राजस्थान में 14 अक्टूबर को आयोजित होने वाली संगणक एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको लगातार सूचित किया जाता रहा है, इस मंच से टॉपिक वाइज जो भी मैक्सिमम संभावित प्रश्न होते हैं उनकी प्रश्न श्रृंखला आपको लाभ दें, इसके लिए यहाँ पर समीक्षात्मक अध्ययन करवाया जाता है। तो आज की इस प्रश्नोत्तरी वीडियो में अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि विभिन्न बाजारों में कीमत निर्धारण या विभिन्न बाजारों में फर्म और उद्योग के संतुलन से रिलेटेड है। तो उम्मीद करता हूँ आप जब 14 अक्टूबर को एग्ज़ाम में शिरकत करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। इसी कामना के साथ आपका स्वागत करते हुए आज का ये वीडियो मैं आपको संप्रेषित कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। लेकिन एक छोटा सा मैसेज और है, बाजार एक बड़ा टॉपिक था, इसलिए इस बाजार के जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं उनको हम 2 चरणों में पढ़ेंगे। आज के चरण के बाद एक चरण और होगा जिसमें बाजार के ही क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। तो आइए आपका स्वागत करते हुए बाजार से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें क्वेश्चन के रूप में आपको जाननी चाहिए वो आपके सम्मुख है क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बाजार की विशेषता क्या होती है? तो देखिए, जब से भारत में आईसीटी डेवलपमेंट हुआ है तब से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अंतर आया है। पहले बाजार का अर्थ होता था वह स्थान जहां पर किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता आपस में उपस्थित होते हैं, लेकिन क्योंकि आईसीटी डेवलपमेंट के कारण जीवन के प्रत्येक आयामों में अंतर आया है, परिवर्तन आया है, तो पहले बाजार में क्रेता और विक्रेता की उपस्थिति जरूरी थी और दूसरा बाजार के मीनिंग में किसी स्थान विशेष को बाजार बोला जाता था। लेकिन आईसीटी डेवलपमेंट के कारण इस बाजार का जो मीनिंग है उसमें स्थान का स्थान तो ले लिया क्षेत्र ने और उपस्थिति का स्थान ले लिया संपर्क ने। जैसे बाड़मेर का कोई व्यापारी अगर दिल्ली के किसी व्यापारी से बाई फोन या किसी भी मीडिया तंत्र के माध्यम से कम्युनिकेशन करता है और यहाँ से ये पेमेंट सेंड कर देता है और वहाँ से वो माल सेंड कर देता है, तो दिल्ली से बाड़मेर के बीच का जो क्षेत्र है वो संबंधित वस्तु का बाजार कहलाएगा और ना ही क्रेता और विक्रेता उपस्थित हुए। तो इससे रिलेटेड ये बाजार के मीनिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बाजार की विशेषता क्या है? तो वस्तु और सेवा अथवा साधन का होना, बिल्कुल सही बात है, ये बाजार की विशेषता होनी चाहिए। क्रेता और विक्रेता का अस्तित्व है, तो बाजार में 2 पक्ष का होना जरूरी है, क्रेता और विक्रेता। बाजार वह संपूर्ण क्षेत्र है, अभी आपको बताया है, स्थान का स्थान हो गया संपूर्ण क्षेत्र जिसके मध्य क्रेता और विक्रेता के मध्य संपर्क होता है। तो ये तीनों ही बाजार की विशेषता होती है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4। और आप तमाम जिसमें राम, प्रकाश, प्रियंका, रूपाली, राम, रूपाली, मनोज, राघवेंद्र, पूजा, आप सभी के जवाब सही हैं। थैंक यू। नंबर 2, नाशवान वस्तुएं जो लंबे समय तक नहीं चलती, जिसमें सब्जी, दूध इत्यादि शामिल होते हैं, किस बाजार का उदाहरण है? तो नाशवान वस्तुएं। और जबकि प्रोफेसर मार्शल ने कीमत निर्धारण में समय तत्व दिया था, यानी उन्होंने ये बताया था कि मार्केट में वस्तु की कीमत का निर्धारण टाइम के अकॉर्डिंग होता है और अर्थशास्त्र की भाषा में जो समय होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल और अति दीर्घकाल। और अति अल्पकाल और अल्पकाल का योग कहलाता है अल्पकाल, यानी इन दोनों को जोड़ दें, युग्म कर दें तो ये कहलाएगा अल्पकाल, और इन दोनों का युग्म देख लें तो ये कहलाएगा दीर्घकाल। तो हम कोई भी डिसीजन अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के तहत लें तो उसमें समय काफी मायने रखता है और इस आधार पर अति अल्पकालीन जो बाजार है वो नाशवान वस्तुओं का बाजार कहलाता है और इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो सामान्यतः माना जाता है
सामान्यतः 24 घंटे। तो एक दिन का बाजार अति अल्पकालीन बाजार होता है और 12 महीने का बाजार अल्पकालीन बाजार होता है। तो इसमें भी आपने ऑप्शन ए बताया है, आप बिल्कुल सही हैं। तो अति अल्पकालीन बाजार के जो उदाहरण है वो नाशवान वस्तुएं मानी जाती हैं। नंबर नेक्स्ट, अति अल्पकालीन बाजार में वस्तु की पूर्ति वक्र की आकृति कैसी होती है? देखिए, अति अल्पकालीन बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें समय अपर्याप्त होने के कारण उत्पत्ति के समस्त साधन स्थिर होते हैं और वस्तु की पूर्ति ना तो बढ़ाई जा सकती और ना ही घटाई जा सकती। मान लीजिए सब्जी मंडी में एक दिन में जितनी भी सब्जियां आई हैं वो फिक्स है, तो जब पूर्ति फिक्स होगी, अति अल्पकालीन बाजार की विशेषता क्या है? उसमें पूर्ति जो होती है, पूर्ति स्थिर होती है। पूर्ति क्या होती है? स्थिर होती है। और वैसे तो पूर्ति वक्र की आकृति क्या होती है? धनात्मक ढाल की। लेकिन अति अल्पकालीन बाजार में जब वस्तु की पूर्ति फिक्स हो, एक्स अक्ष पर क्या लेते हैं? वस्तु की कीमत, और वाई अक्ष पर वस्तु की मात्रा या सप्लाई। तो अगर पूर्ति फिक्स है तो पूर्ति वक्र किस आकृति का होना चाहिए? पूर्ति फिक्स है तो पूर्ति वक्र इस आकृति का होता है, यानी y अक्ष के, तो ये अक्ष है और ये y अक्ष है, तो जिस आकृति का y एक्सिस है उसी आकृति का ये सप्लाई कर्व होगा। तो पूर्ति वक्र इस स्थिति में कैसा होता है? x अक्ष के समानांतर क्षैतिज, गलत बात है। y अक्ष के समानांतर लंबवत, और इस लंबवत की जगह कई बार शब्द आ जाता है उग्रद, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ऊपर की ओर चढ़ती हुई आकृति मूल आकृति होती है, लेकिन समय अति अल्पकाल दिया हुआ है, इसलिए अति अल्पकालीन बाजार में वस्तु की पूर्ति फिक्स होती है क्योंकि उत्पत्ति के साधन स्थिर होते हैं, इसलिए पूर्ति वक्र y अक्ष के समानांतर। आप सभी का जवाब इसका सही है। सुरेश, बहादुर सिंह, बुद्धि प्रकाश, जिन्होंने 1 नंबर बताया है, आप सब लोग गलत हैं, इसको थोड़ा सा करेक्ट करिएगा। और ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया भी था कि अति अल्पकालीन बाजार के 5-7 क्वेश्चन होते हैं। और नेक्स्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, सैद्धांतिक बात है। कीमत निर्धारण में समय तत्व किसकी देन है? तो ये भी पढ़ाते समय आपको बताया था। कीमत निर्धारण में जहाँ तक एडम स्मिथ का संदर्भ है तो ये तो अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, अर्थशास्त्र के जनक। और एल्फ्रेड मार्शल इसका राइट आंसर है। यूटिलिटी एनालिसिस से लेकर और पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का अपन अध्ययन करें तो मार्शल नामक जो अर्थशास्त्रीय विद्वान है उनका काफ़ी कुछ योगदान आर्थिक विश्लेषण के तहत माना जाता है। तो मार्शल वो अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने ये स्पष्ट किया कि मार्केट में वस्तु की मात्रा और वस्तु की कीमत का निर्धारण हमें समय के अकॉर्डिंग करना है। समय ही वो तत्व होगा जिसके आधार पर इस चीज़ का निर्धारण होगा कि कीमत और मात्रा कितनी हो। इस क्वेश्चन का जवाब आपका सबका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, अति अल्पकालीन बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों, अति अल्पकालीन बाजार में जैसा अभी आपको बताया, इसमें पूर्ति वक्र होती है फिक्स, पूर्ति होती है फिक्स, इसलिए पूर्ति वक्र होगा, पूर्ति फिक्स होगी तो पूर्ति वक्र होगा y अक्ष के समानांतर लंबवत, और y अक्ष के समानांतर अगर लंबवत ऐसा पूर्ति वक्र हो तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए मांग इतनी है dd, तो मांग और पूर्ति का संतुलन बिंदु हुआ E, और ऐसी स्थिति में मात्रा हुई इतनी और कीमत हुई इतनी। अब अगर अति अल्पकालीन बाजार में वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है तो पूर्ति वक्र मांग बढ़ जाती है, तो मांग बढ़ जाती है तो मांग वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट होगा D1 D1, और नया संतुलन बिंदु बनेगा E1, जबकि पूर्ति फिक्स ही है OQ। और ऐसी स्थिति में वस्तु की जो प्राइस होगी वो हो जाएगी बढ़कर OP1। और अगर मांग गिर जाती है, अगर मान लीजिए मांग गिरकर और D2 D2 हो गई,
तो ऐसी स्थिति में नया संतुलन बन गया E2 और कीमत गिरकर हो गई OP2। तो ऐसी स्थिति में यानी अति अल्पकालीन बाजार में वस्तु की कीमत कितनी होनी है जबकि पूर्ति फिक्स है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु की जो मांग है वो इस चीज को तय करती है कि वस्तु की कीमत कितनी हो। जैसे मान लीजिए मंडी में सुबह एक दिन में 100 केजी धनिया आया और धनिया आधे दिन के बाद तक 10 केजी भी नहीं बिका, यानी मांग कम है, तो जाहिर सी बात है धनिया नाशवान वस्तु है और उसको बेचने के लिए विक्रेता को कीमत कम करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली आप मानिएगा अति अल्पकालीन बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारक वस्तु की मांग होती है। जब पूर्ति फिक्स होगी, स्थिर होगी, तो मांग बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ जाएगी और मांग घटेगी तो कीमत भी घट जाएगी। वेरी गुड, इसका जवाब भी आप सब लोगों ने सही दिया है, जितने भी नाम मैं देख पा रहा हूं। और क्योंकि प्रश्नोत्तरी है इसलिए सबके नाम मैं नहीं बोलना चाहता, बेवजह समय आपका खराब हो। नंबर नेक्स्ट, अति अल्पकालीन बाजार में, थोड़ा कटा हुआ है, अति अल्पकालीन बाजार में उत्पादन के समस्त साधन कैसे होते हैं। तो अति अल्पकाल यानी 24 घंटे का मार्केट और 24 घंटे में उत्पादन के समस्त जो संसाधन होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इसका सही जवाब है उत्पादन के समस्त साधन क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन, ये अति अल्पकाल में उत्पादन के तमाम जो संसाधन हैं ये ऐसी स्थिति में फिक्स होते हैं, स्थिर होते हैं। नंबर नेक्स्ट, अति अल्पकालीन बाजार में पूर्ति वक्र का ढाल कैसा होता है। तो देखिए, जब पूर्ति वक्र की आकृति अगर y अक्ष के समानांतर होती है, जबकि x अक्ष पर हम इंडिकेट करते हैं वस्तु की मात्रा को और y अक्ष पर इंडिकेट करते हैं हम वस्तु की कीमत को। तो जब पूर्ति फिक्स होती है तो पूर्ति वक्र y अक्ष के समानांतर लंबवत होता है। तो ऐसी स्थिति में कीमत बढ़े या कीमत घटे, वस्तु की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता, और कोई चेंज नहीं होता तो पूर्ति वक्र का ढाल कैसा होता है, पूर्ति वक्र का ढाल होता है 0। और अगर ये आकृति x अक्ष के समानांतर होती तो इसका ढाल होता अनंत, इन्फिनेटिव, और अगर ऊपर की ओर चढ़ती हुई होती तो ढाल होता धनात्मक, और नीचे की ओर गिरती हुई होती तो ढाल होता ऋणात्मक। तो ये मांग की लोच में आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट किया हुआ भी है। मांग वक्र या पूर्ति वक्र की आकृति के आधार पर मांग का नियम और पूर्ति का नियम आपको अच्छे से पढ़ाया है। तो अति अल्पकालीन बाजार में पूर्ति वक्र का ढाल होता है 0 और x अक्ष के समानांतर रेखा में ये माना जाता है अनंत। इसका जवाब भी आप सभी का सही है। रूपाली, दीपिका, कृष्णा माहेश्वरी, राज, सुरेश, सभी आप सही हैं। नंबर नेक्स्ट, अति अल्पकालीन बाजार में वस्तु की पूर्ति की लोच कैसी होती है। तो देखिए, अगर आकृति y अक्ष के समानांतर हो, आकृति y अक्ष के समानांतर हो तो उसका ढाल तो होता है 0 और पूर्ति में परिवर्तन नहीं होगा, भले ही किस में परिवर्तन हो जाए, कीमत में। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। पूर्णतया बेलोचदार, बेलोचदार का मतलब पूर्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होना है, भले ही वस्तु की कीमत इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, घट जाए या बढ़ जाए। तो जब पूर्ति की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसको बोलते हैं पूर्णतया बेलोचदार। और पूर्णतया बेलोचदार जो पूर्ति वक्र होता है उसका अंकीय मूल्य होता है S बराबर ES, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0। तो अति अल्पकालीन बाजार में वस्तु की पूर्ति फिक्स होने के कारण वस्तु की मात्रा में परिवर्तन नहीं होने के फलस्वरूप जो पूर्ति की लोच होती है वो होती है 0। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, Q7 बराबर 1। रूपाली, सुरेश,
क्वेश्चन 7 का जवाब आप बता रहे हैं 1, बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इकाई के बराबर तो क्या होता है, इकाई के बराबर जो मांग वक्र या पूर्ति वक्र होता है उसकी आकृति तो ऐसी होती है, जितना कीमत बढ़ेगी उतनी ही मात्रा बढ़ेगी। तो ये E बराबर 1 है, इसलिए अगर आपने इसका जवाब ये दिया है तो आप गलत हैं। तो अति अल्पकालीन बाजार में वस्तु की पूर्ति फिक्स होने के कारण पूर्ति में बिना कोई परिवर्तन होता है, भले ही कीमत में वृद्धि हो जाए या कमी। तो इसका ऑप्शन है पूर्ति की लोच है 0। नंबर नेक्स्ट, दीर्घ काल में वस्तु की मांग बढ़ने पर, अब देखिए दीर्घकाल वह अवधि होती है, दीर्घकाल वह अवधि होती है जिसमें उत्पादन के सारे साधन उत्पादन के समस्त साधन कैसे होते हैं, तो उत्पादन के समस्त संसाधन होते हैं इसमें परिवर्तनशील। सारे साधनों को हम बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए चेंज कर सकते हैं। तो दीर्घकाल में अगर मांग बढ़ती है, तो अगर अल्पकाल में मांग वक्र ऐसा है और पूर्ति वक्र ऐसा है, यानी डिमांड और सप्लाई और संतुलन बिंदु E, तो ये कीमत है और ये मात्रा है। और अगर मांग बढ़कर ये हो जाती है तो इतनी ही पूर्ति भी बढ़ जाती है, इतनी ही पूर्ति भी बढ़ जाती है और नया पूर्ति वक्र हो जाएगा ये, यानी S1 और D1, और नया संतुलन हो जाएगा E1। तो उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन कीमत क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये दीर्घकालीन बाजार की खास बात है। तो दीर्घकालीन बाजार में जो कि एक लंबी अवधि होती है, 5 साल या इसके बाद की अवधि, तो अगर लगातार आपके प्रोडक्ट की मांग बढ़ रही है तो बढ़ी हुई मांग को संतुष्ट करने के लिए आप पूर्ति को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उत्पादन के समस्त साधन इसमें क्या होते हैं, परिवर्तनशील। तो ये भी अपने आप में जानकारी का क्वेश्चन है। दीर्घकाल में उत्पादन के समस्त साधन कैसे होते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा परिवर्तनशील। तो ऐसी स्थिति में कीमत कांस्टेंट होती है, कीमत घटती है, कीमत बढ़ती है, कीमत और पूर्ति घटती है, कीमत और पूर्ति बढ़ती है। इसमें चारों ही ऑप्शन गलत है और इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। नंबर 5 मैं और ऐड कर देता हूं, यह कंप्यूटर की बाई मिस्टेक प्रिंट की है। इसके ऑप्शन चारों ही गलत हैं। तो इसमें सही जवाब होगा पूर्ति में वृद्धि होती है। मांग बढ़ती है तो पूर्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है। और कीमत क्या होती है, कीमत होती है कांस्टेंट। पूर्ति तो बढ़ती है और कीमत क्या होती है, कीमत होती है स्थिर, कीमत होती है स्थिर। तो इसको थोड़ा सा आप करेक्शन देख लेना, आप कर लीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, अब देखिए समय के आधार पे 4 बाजार बताए थे आपको, अति अल्पकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन और अति दीर्घकालीन। और प्रतियोगिता के आधार पर बाजार होते हैं 3 प्रकार के, एकाधिकारी बाजार, पूर्ण प्रतियोगी बाजार और अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार का ये पहला क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर 9 क्वेश्चन केवल अति अल्पकालीन या समय के आधार पर जो 4 बाजार हैं उनसे रिलेटेड थे। क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है और मेरा जो ओपिनियन है उसके हिसाब से मैं 2 क्वेश्चन के पक्ष में ज्यादा वोटिंग करूंगा। एक तो कीमत निर्धारण में समय तत्व की किसकी देन है, तो मार्शल, और एक अति अल्पकालीन बाजार में वस्तु की मांग का निर्धारण कौन करता है, तो वस्तु की कीमत का निर्धारण कौन करता है, तो इसका जवाब होगा वस्तु का मांग वक्र या वस्तु की मांग। और अति अल्पकालीन बाजार में वस्तु की पूर्ति वक्र की आकृति कैसी होती है। तो 3 बातें आप कैच करके चलिएगा। नंबर नेक्स्ट, पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषता नहीं है। तो मैंने आपको पढ़ाते समय भी इंडिकेशन दिया था कि जितने भी प्रकार के बाजार आप पढ़ेंगे उन बाजारों की जो विशेषताएं होती हैं उन विशेषताओं के आधार पर ही सारा अध्ययन टिका हुआ होता है और उसके आधार पर ही उद्योग के द्वारा या फर्म के द्वारा
वस्तु की कीमत और मात्रा का निर्धारण होता है। तो क्रेताओं और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषता है। समरूपी वस्तुओं का उत्पादन, एक जैसी वस्तु बनती है, जैसे लक्स साबुन आप हिंदुस्तान में कहीं से खरीदें वो सिमिलर होगी। क्रेता और विक्रेता कई होंगे। विज्ञापन और परिवहन लागतें, फर्मों का उद्योग में स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन, निश्चित बात है अगर समूचे उद्योग को हानि होती है तो उस हानि का प्रभाव क्या होगा, मौजूदा जो फर्में हैं वो या तो उद्योग से हटती जाएंगी। जैसे मान लो एक उद्योग में 1000 फर्में हैं और समूचा उद्योग घाटे में चल रहा है, तो संभव है 1000 फर्मों में से और 200 फर्में उद्योग से हट जाएं। और ये भी हो सकता है कि मौजूदा जो 800 फर्में बचती हैं वो फर्में अपने उत्पादन के आकार को कम कर दें। और दोनों ही तरीकों से आपका जवाब इसका आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 ज्यादा का, जबकि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। विज्ञापन और परिवहन लागतें तो किस बाजार की विशेषता होती है, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार की। और अपूर्ण प्रतियोगी बाजार का जो वास्तविक रूप होता है वो कौन सा होता है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। तो विज्ञापन लागतें और परिवहन लागतें इस बाजार की विशेषता होती है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषता नहीं होती है। और इसमें पूछा है नहीं है, तो ये 3 तो है और ये जो 3 नंबर का है वो नहीं है। रूपाली, दीपिका, आपका जवाब इसका सही है। बाकी प्रियंका, कृष्णा, आप जितने भी हैं, अगर इस 10 नंबर का क्वेश्चन आपने 4 बताया है तो ये आपका गलत है। और खास तौर पर उस समय मैंने आपको प्रेशर देके कहा था कि पूर्ण प्रतियोगी या एकाधिकारी बाजार की विशेषताओं का सबसे पहले आप अध्ययन करना, ये आपके जहन में रहनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट, एक प्रतियोगी फर्म के लिए मांग की लोच कैसी होती है, एक प्रतियोगी फर्म के लिए मांग की लोच कैसी होती है। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषता के कारण, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता के कारण इसमें वस्तु की कीमत का निर्धारण कौन करता है, वो करता है उद्योग। तो ये तो है उद्योग और इसको मान लेते हैं फर्म। अब मार्केट में समग्र मांग और समग्र पूर्ति कितनी है, ये डिमांड और ये सप्लाई, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ई पॉइंट, तो ये कीमत और ये मात्रा। अब पूर्ण प्रतियोगिता के तहत एक प्रतियोगी फर्म को उद्योग के द्वारा निर्धारित कीमत को स्वीकार करते हुए केवल इतना ही निर्धारण करना होता है कि मुझे इस उत्पादन में से, इस मांग में से कितना उत्पादन करना चाहिए ताकि मेरा लाभ अधिकतम हो सके। तो P बराबर D बराबर AR बराबर MR, ये पूर्ण प्रतियोगी बाजार में मांग वक्र और चारों वक्रों की स्थितियां होती हैं। तो जब मांग वक्र, ये जो x अक्ष वक्र है, ये मांग वक्र भी है, ये कीमत वक्र भी है, ये AR भी है और ये MR भी है। और ऐसा काल्पनिक तालिका और रेखा चित्र के द्वारा मैंने स्पष्ट भी किया था, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कीमत को फर्म उद्योग के द्वारा जो निर्धारित की गई उसको स्वीकार करती है, स्वीकार करके उत्पादन कितना करेगी। तो अगर आप इसका मेजरमेंट करेंगे तो ये आकृति इस रूप में ही बनेगी। अब सीधी सी बात है, अगर मांग वक्र x अक्ष के समानांतर है तो मांग वक्र की आकृति क्या हो गई, तो मांग वक्र की आकृति तो क्या हो गई, आकृति तो क्या हो गई, आकृति तो हो गई इसमें x अक्ष के समानांतर, x अक्ष के समानांतर क्षैतिज, और जिसकी आकृति x अक्ष के समानांतर क्षैतिज होती है उसका ढाल होता है अनंत। ढाल क्या होता है, अनंत। और लोच क्या होती है, लोच भी अनंत। किसी भी रूप में पूछे तो इसका सही जवाब है E इज इन्फिनिटी, यानी E बराबर अनंत। तो एक प्रतियोगी फर्म के लिए मांग की लोच कैसी होती है, अनंत। प्रियंका मीणा, आपका जवाब सही है।
रूपाली आपका जवाब सही है, दीपिका आप भी सही हैं, सॉरी आप इसमें गलत हैं, सभी गलत हैं। इसका जवाब है आपने किसी ने 3 किसी ने 4 बताया है, लेकिन 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ई इज इन्फिनेटिव। मांग की लोच आपने पढ़ी है और एक मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर अगर क्षैतिज आकृति का हो तो मांग की लोच क्या होगी, अनंत होती है। और वही क्वेश्चन यहाँ पर एकाधिक पूर्ण प्रतियोगी बाजार को रिलेटेड करके पूछा गया है, तो आप इसको थोड़ा सा ढंग से समझिएगा। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नंबर नेक्स्ट, पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत वस्तु की कीमत का निर्धारण कौन करता है? तो अभी जस्ट पहले बताया है, फर्म तो स्वीकार करती है, फर्म तो क्या करती है, कीमत को स्वीकार करती है। जो उद्योग ने कीमत निर्धारित करके दी है उसको स्वीकार करती है। तो कीमत का इसमें निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? उद्योग के द्वारा। और उद्योग कीमत का निर्धारण कैसे करता है? समग्र मांग और समग्र पूर्ति के साम्य बिंदु पर। समग्र मांग और समग्र पूर्ति के साम्य बिंदु पर उद्योग के द्वारा वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है। अब जो कीमत उद्योग ने निर्धारित कर दी उससे ना तो ज्यादा और ना ही कम कीमत फर्म निर्धारित नहीं कर सकती, क्योंकि अगर निर्धारित कीमत से किसी प्रतियोगी फर्म ने कम कीमत लेना शुरू कर दिया तो इससे कीमत युद्ध छिड़ जाता है, क्योंकि जिस फर्म ने कीमत कम करी है उसकी तरफ ग्राहक ज्यादा आएंगे, उसका माल ज्यादा बिकेगा, तो उसका अनुसरण दूसरी फर्में भी करेंगी और एक सीमा के बाद समूचे उद्योग को नुकसान होगा। इसलिए कीमत युद्ध के द्वारा ये कम नहीं की जाती, और ज्यादा अगर कर दी जाए किसी फर्म के द्वारा तो जाहिर सी बात है उसके माल की डिमांड नहीं होगी। मार्केट की अलग अन्य जो फर्में हैं वो तो एक्स वस्तु बेच रही है 20 रुपए की और आपने कर दी 22 रुपए, तो आपसे माल कोई नहीं खरीदेगा और आपको नुकसान होगा। और आप अपने नुकसान को कम करने के लिए, हानि को कम करने के लिए और अपनी तरफ ग्राहक को आकर्षित करने के लिए कीमत को वापस कम करेंगे और अल्टीमेटली जो कीमत है वो वही होगी जो उद्योग ने तय की है। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है उद्योग। कौन करता है? उद्योग। फर्म तो कीमत को स्वीकार करती है। बुद्धि प्रकाश, रूपाली, कृष्णा, प्रियंका, आप सब लोगों ने दोनों बताया है। आप सब लोग इस क्वेश्चन के जवाब में असफल हो, गलत हो। थोड़ा ढंग से इसको समझना। पूरे नोट्स हैं आपके पास, क्लास में जो वीडियोस हैं उनको वापस देखना। नंबर नेक्स्ट, प्रतियोगी फर्म का पूर्ति वक्र कैसा होता है? तो देखिए, वास्तव में जो लागत होती है, लागत यानी टीसी, कुल लागत टीसी, और टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, टीएफसी प्लस टीवीसी, और एसी बराबर टीसी बटे क्यू। इसलिए एवीसी बराबर टीवीसी बटे क्यू और एएफसी बराबर टीएफसी बटे क्यू। सो देन एसी बराबर एवीसी प्लस एएफसी। तो देखिए, लागत का जो वास्तविक रूप होता है ना, वास्तव में जो लागत होती है वो होती है एवीसी। वास्तविक लागत किसको बोलते हैं? एवीसी को। और पूर्ति वक्र एक प्रतियोगी फर्म में कौन सा होता है? अगर मान लीजिए ये पी डी ए आर एम आर है और ये एम सी वक्र है, ये एम सी वक्र है, और ये मान लीजिए एवीसी वक्र है। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो मांग वक्र है वो तो ये हो गया एक्स अक्ष के समानांतर, लेकिन पूर्ति वक्र बोलते हैं इसको पूर्ति वक्र बोलते हैं। मैंने पढ़ाते समय आपको समझाया भी था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? एमसी वक्र का वह भाग जो न्यूनतम, यहां पर इस एवीसी क्या है? मिनिमम है, और ये वक्र कौन सा है? एमसी वक्र है। तो एमसी वक्र का वह भाग
जो न्यूनतम एवीसी के ऊपर होता है उसको ही इसमें क्या बोलते हैं, पूर्ति वक्र बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसा मैं मानता हूं आप सब लोगों का जवाब, रूपाली आप बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 3 होगा, बिल्कुल सही बात है, इस क्वेश्चन का जवाब आपका सही है। और रूपाली आपने कहा है 12 का 2 होगा, बिल्कुल सही है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमत कौन सा वक्र होता है, कीमत कौन सा वक्र होता है? तो देखिए, चाहे पूर्ण प्रतियोगी बाजार हो, चाहे एकाधिकारी हो और चाहे कोई और हो, कीमत हमेशा किसके बराबर होती है? तो इसको जांच सकते हैं, क्योंकि TR बराबर P इंटू क्यू, यानी कुल आगम टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई देन क्वांटिटी। अगर मान लीजिए आपने 10 रुपए के भाव से 50 इकाइयां बेची तो TR कुल आगम कितना आया? 500 रुपए। और चूंकि AR बराबर TR बटे Q और TR P इंटू क्यू के बराबर होता है, इसलिए TR की जगह P इंटू क्यू भी लिख सकते हैं अपॉन Q, तो Q से Q कट जाएगा, बचा क्या? P। सो देन प्राइस आर ऑलवेज इक्वल टू AR। औसत आगम और कीमत ये हमेशा बराबर होती है, चाहे तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार हो, चाहे एकाधिकारी बाजार हो और चाहे कोई और बाजार हो। और मैथमेटिकल अप्रोच के अनुसार आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। तो कीमत हमेशा कौन सा वक्र होता है? AR वक्र। AR और प्राइस हमेशा आपस में क्या होती है? एक दूसरे के बराबर होती है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आप जवाब सही नहीं दे पाए हो, आप थोड़ा सा दिमागी कसरत करिएगा। क्लास को मैंने बहुत अच्छे से आपके सामने डील किया था। केवल दीपिका अग्रवाल आप सही लग रहे हो इस क्वेश्चन के जवाब में। दीपिका के अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सब लोग इस क्वेश्चन के मामले में गलत जवाब दिए हो। नंबर नेक्स्ट, एक प्रतियोगी फर्म को अल्पकाल में क्या होता है? तो चाहे प्रतियोगी फर्म हो, चाहे एकाधिकारी फर्म हो, अल्पकाल में किसी भी प्रतियोगी फर्म को तीनों ही स्थितियां हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपने जो संतुलन के द्वारा उत्पादन किया है, उस उत्पादन से ज्यादा आपकी मांग हो सकती है, तो आपको लाभ होगा क्योंकि आप कीमत बढ़ा के ले सकते हैं। और अगर जितना आपने माल उत्पादित किया है उतने के बराबर ही आपकी डिमांड है, उतने के बराबर ही डिमांड है जितना आपने सप्लाई किया है, तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ओके दीपिका, अच्छे कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू, बने रहें आप। तो अल्पकाल में एक प्रतियोगी फर्म हो चाहे एक एकाधिकारी फर्म हो, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है और सामान्य लाभ भी हो सकता है। तो अल्पकाल में एक प्रतियोगी फर्म को के तीनों में से कोई भी स्थिति हो सकती है। इसका जवाब आप सब लोगों का सही है। लेकिन एक प्रतियोगी फर्म को दीर्घकाल में क्या होता है? अल्पकाल में तो क्या होता है? दीर्घकाल में एक प्रतियोगी फर्म को क्या होता है? यह भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो दीर्घकाल में एक प्रतियोगी फर्म को केवल सामान्य लाभ होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्यों? क्योंकि अगर आपको अल्पकाल में लाभ हुआ तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषता है उद्योग में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन, तो नई फर्में भी आ सकती हैं उस लाभ से प्रभावित होकर। तो उत्पादन बढ़ेगा तो कीमत गिरेगी और कीमतों के गिरने से जो लाभ हो रहा है वो सामान्य लाभ की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हानि होती है तो क्या होगा? कुछ फर्में उद्योग से हट जाएंगी और मौजूदा फर्में अपने उत्पादन के आकार को कम कर देंगी। दोनों ही हरकत की वजह से, दोनों ही एक्टिविटीज के माध्यम से पूर्ति गिरती है तो कीमत क्या होगी? बढ़ेगी। और कीमत बढ़ेगी, जो हानि है वो लाभ में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। और ये स्थिति कब तक चलेगी? जब तक सभी फर्मों को, यानी समूचे उद्योग की सभी फर्मों को सामान्य लाभ नहीं प्राप्त हो जाए। भीमा राव,
कुछ दिन बिजी था, फिर लाइव लाया, आपने बहुत याद किया, कोई बात नहीं भीमाराम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतियोगी फर्म की दीर्घकालीन संतुलन अवस्था क्या है? दीर्घकालीन संतुलन अवस्था क्या है? तो एक प्रतियोगी फर्म को दीर्घकाल में क्या होता है, जबकि AR, MR, PD ये सब बराबर होते हैं, तो सामान्य लाभ की स्थिति क्या होगी, ये MC और ये AC। तो नो प्रॉफिट नो लॉस में क्या होगा, इकाई लागत बराबर OQ और इकाई आगम भी OQ, यानी ये एक इकाई की लागत भी इतनी आ रही है, आगम भी इतनी आ रही है। तो AC, MC, P, AR, MR ये सारे इस पॉइंट पर क्या है, बराबर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा MR बराबर MC भी होता है, AR बराबर AC भी होता है, P बराबर MC बराबर MR बराबर AC बराबर AR। तो इसका सही जवाब होगा इन ऑप्शंस के आधार पर, इन ऑप्शंस के आधार पर तो होगा ये। लेकिन अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो ये इक्वेशन आप याद रखना, क्योंकि इस इक्वेशन में ये दोनों शामिल है ही हैं, तो ये भी गलत नहीं है। MR बराबर MC होता है और AR बराबर AC भी होता है, और इस इक्वेशन में तीनों चीजें शामिल की गई हैं। तो MR, देखिए मैंने आपको क्या बोला, उद्योग ने जितना कीमत और माल आपके लिए फिक्स किया है, उसके बाद में आपके सामने कोई भी प्रोड्यूसर हो, उसके सामने तीन ही प्रॉब्लम होती है, मैं क्या करूं, दूसरी प्रॉब्लम होती है मैं कितना करूं, और तीसरी प्रॉब्लम होती है मुझे क्या हुआ। तो क्या करूं मतलब कौन से फील्ड में आप बिजनेस करें। आपने मान लीजिए कपड़ा मार्केट को चुना, तो आपकी पहली समस्या खत्म हो गई। अब कपड़ा मार्केट में डिमांड अच्छा है, तो अब आपकी प्रॉब्लम यह है कि माल बनाऊं कितना, यानी क्या करूं और कितना करूं। तो कितना करूं, इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक शब्द यूज होता है जो आपका सिलेबस है, संतुलन। संतुलन का मतलब ये निर्धारित करना कि आपको कितनी मात्रा और कितनी कीमत फिक्स करनी है। तो ऐसी स्थिति में इसका सही जवाब होगा ये, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति इसको इंडिकेट करती है। नंबर नेक्स्ट, ये जवाब भी आपका सही है। संतुलन की शर्तें क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी मैं मेरा वोट एग्जाम के लिहाज से दूंगा। अगर एग्जामिनर का मन करे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, संतुलन की शर्त किसी भी मार्केट की हम ले सकते हैं, मान लीजिए प्रतियोगी बाजार की, तो ये P भी है, ये D भी है, ये AR भी है और ये MR भी है। और संतुलन का मतलब कितना माल बनाऊं, तो संतुलन के लिए तो क्या देखना होता है, देखिए संतुलन का निर्धारण तो होता है MR और MC से, MR और MC वक्र से। और लाभ और हानि के लिए क्या देखना पड़ता है, लाभ और हानि के लिए, लाभ और हानि का निर्धारण कौन से वक्रों से होता है, AR और AC से। यह चीज आप याद रखना, मैंने क्लास में आपको बताया भी था। संतुलन की शर्त का निर्धारण तो होता है MR और MC वक्र से, और लाभ और हानि का निर्धारण होता है AR और AC वक्र से, AR और AC वक्र से। तो MC वक्र सिग्नेचर की आकृति की होती है, ये MC वक्र। तो ये आपका हो गया संतुलन बिंदु, यानी आपने क्या तय किया कि मार्केट में जितनी डिमांड है उसमें से मुझे OQ मात्रा का उत्पादन करना है, मैंने इतना किया है। अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं, साम्य बिंदु पर MR वक्र और MC वक्र बराबर है, MR वक्र और MC वक्र बराबर है, तो ये बात सही है। साम्य बिंदु पर MR वक्र को MC वक्र काट रहा है, बिल्कुल सही बात है। साम्य बिंदु पर MR वक्र को MC वक्र नीचे से होकर काट रहा है, सही बात है।
और साम्य बिंदु पर MC वक्र ऊपर की ओर चढ़ता हुआ भी है। तो ये चारों ही इसमें कंडीशन सही है और इस क्वेश्चन को आप रट लेना। मेरे ओपिनियन के हिसाब से इससे रिलेटेड कोई ना कोई बात आपसे पूछी जा सकती है। बुद्धि प्रकाश, भीमा, रूपाली, आप सबका जवाब इस क्वेश्चन के लिए सही है, सटीक है। सीमांत फर्म क्या होती है? सीमांत फर्म कौन सी होती है? तो वह फर्म जो कि समूचे उद्योग के होने वाली हानि को देखते हुए उद्योग को सबसे पहले छोड़कर जाती है, उसको सीमांत फर्म कहते हैं। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और आज भले ही मैंने क्वेश्चन की संख्या कम रखी हो, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। एग्जाम में इनके अलावा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अगर विभिन्न बाजारों में कीमत निर्धारण या संतुलन की बात करें तो सीमांत फर्म होती है वह फर्म जो उद्योग को हानि होने पर सबसे पहले छोड़कर जाए। तो उद्योग को हानि होने पर अंत में जाए, ये सीमांत फर्म नहीं होती है। उद्योग को हानि होने पर सबसे पहले उद्योग को छोड़े, वो सीमांत फर्म होती है। और उद्योग में बनी रहे, गलत बात है, कोई नहीं, गलत बात है। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। इस क्वेश्चन का जवाब भी आपका राइट है। नंबर नेक्स्ट, उत्पादन बंद करो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी मैं वोट दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप ऐसे समझिए। देखिए, लागत कितने प्रकार की होती है? लागत होती है एक तो TFC और एक होती है TVC बराबर TC। मान लीजिए आपने कोई दुकान खोली, तो दुकान के लिए इतनी जमीन ली और ये दुकान पर खर्चा किया और आपका 2 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, या मान लीजिए कोई भी अमाउंट मान सकते हैं, 20 लाख रुपया खर्च हुआ। तो ये 20 लाख रुपया आपको एक बार ही खर्च करना है। ये तो हो गया आपका TFC, यानी भूमि पर खर्च किया, वो आपका हो गया, मान के चलते हैं भूमि पर। लेकिन अब आपको टेलर की दुकान अगर ये है तो इस पर मशीन भी लगानी है, कारीगर भी बिठाने हैं और भी खर्चा करना है, और वो खर्चा आपका मान लीजिए है 2 लाख रुपया मासिक। तो 2 लाख रुपया अगर मासिक आपका खर्चा है और आपको मासिक अगर 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, तब तक तो आपका 50,000 रुपया क्या हो रहा है? कमाई हो रही है। इसका मतलब इस 20 लाख में से 50,000 कम हो गया, तब तक तो आप उत्पादन जारी रखोगे, तब तक तो आप क्या रखोगे? उत्पादन जारी रखोगे। और ये 2 लाख रुपया मंथली क्या हो गया? ये TVC हो गई। ओके, लेकिन अगर इन केस आपकी और इसमें क्वांटिटी का भाग दे देते हैं तो वो क्या आ जाएगी? AVC। अगर आपकी AVC 2 लाख है और माल बेचकर आपका आ भी 2 लाख रुपया रहा है, तो आप क्या सोचेंगे कि ये 20 लाख रुपए कब चुकाएंगे? क्योंकि ये स्थिर खर्चा हो गया ना। तो इस स्थिति में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। P इज ग्रेटर देन AC, तो ये तो लाभ हो रहा है। P इज ग्रेटर देन AC, ये दोनों सेम लिखे गए। TR बराबर TC ना हो तब भी उत्पादन जारी रखेगा। और उत्पादन बंद करो की अवस्था क्या होगी? जब कीमत और औसत परिवर्तनशील लागत आपस में बराबर हो जाए तो एक उत्पादक उत्पादन बंद कर देगा, क्योंकि यहां पर TFC और AFC जो पहले से खर्चा किया गया था वो कांस्टेंट बना रहेगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को ढंग से समझ लेना। नंबर नेक्स्ट, ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु, और इसका एक नाम और होता है मोड़ युक्त बिंदु। मोड़ युक्त बिंदु। तो सम विच्छेद बिंदु क्या होता है? जहां पर कोई दो चर आपस में क्या होते हैं? बराबर। और समय के साथ आपने देखा था संतुलन, तो समय के साथ तो अल्पकाल और दीर्घकाल, और समय रहित संतुलन तो आपने 2 विधि देखी थी, एक तो TR माइनस TC विधि और एक आपने पढ़ी थी AR माइनस AC विधि। AR माइनस AC विधि। तो TR माइनस TC विधि की बात करें,
तो ये TR और ये TC, तो ये दोनों क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। और ये AR और ये AC, तो ये दोनों भी ब्रेक इवन पॉइंट है। सम विच्छेद बिंदु, मोड़ युक्त बिंदु, इन पॉइंट्स को बोलते हैं। दो ही विधि आपने पढ़ी, ये तो है TR और ये है TC, और ये है AR और ये है AC। तो मोड़ युक्त बिंदु यहाँ पर दोनों ही है, TR बराबर TC भी मोड़ युक्त बिंदु है, MR बराबर MC भी। तो इसका राइट आंसर इन ऑप्शंस के आधार पे आपका होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। रूपाली, रितु, उपरोक्त दोनों सही है, कोई एक नहीं है। रूपाली आपका जवाब सही है, बाकी आप थोड़ा सा इस पे ध्यान फरमाना, अच्छे से पढ़ाया है। और नीचे मेरी तरफ से एक टैगलाइन लिखी हुई है, सर्वोत्तम अभी आने को है। दैट मीन्स बाजार का ये जो प्रश्नोत्तरी अध्ययन है ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमें केवल समय के आधार पे बाजार और जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार है उससे रिलेटेड क्वेश्चन की ही बात की है, और बावजूद इसके एकाधिकारी बाजार बचता है और अपूर्ण प्रतियोगी बाजार बचता है। तो आज के बाद नेक्स्ट वीडियो में बाजार का ही ये प्रश्नोत्तरी सेशन रहेगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और गॉड से प्रेयर करता हूँ कि एग्ज़ाम में जो 14 अक्टूबर को आप एग्ज़ाम में शिरकत करेंगे वहाँ से बाजार के क्वेश्चन आपके गलत ना हो, ताकि आप अपने और अपने गार्जियन के जो सपने हैं उनको पूरा कर पाएँ, और हमें भी फील गुड हो सके कि हमारी वजह से कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो संकल्प परिवार की पूरी सशक्त टीम की ओर से मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अग्रिम क्लास के इंतज़ार तक आप और आपके गार्जियंस को हैव ए नाइस डे। थैंक यू।